हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नवीन कुमार। और जैसे कि हम लोग स्क्रीन के ऊपर में देख पा रहे हैं, एक कंपनी है जिसका नाम है ट्रेवल्स एंड रेंटल्स लिमिटेड। ये कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसा उठाना चाह रही है, जबकि जिसका आईपीओ है जो 29 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में खुला हुआ रहेगा। कंपनी ने अपना फिक्स प्राइस सेट किया है 40 रुपये पर शेयर के हिसाब से। अब कंपनी के जैसे नाम में ही कंफर्म हो रहा है कि कंपनी ट्रेवल्स एंड रेंटल्स मतलब कुछ ना कुछ या तो किराए पे देने का काम करती होगी। तो यहाँ पर ये कंपनी जो है टिकट बुकिंग का या फिर जो पैकेज बुकिंग है, हॉलीडे पैकेजेस हैं, उनको बुकिंग करने का काम करती है। होटल रिजर्वेशन, पैकेज टूर्स, जैसे कि मान के चलिए कि कहीं घूमने जाने का टूर दे दिया किसी को, 2-3 नाइट का, 2 दिन का, इस टाइप से। वीज़ा, पासपोर्ट सर्विसेज, इंश्योरेंस रिलेटेड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज भी देती है, क्योंकि बाहर लोग जाते हैं तो वो इंश्योरेंस भी करवाते हैं अपने सामान का। वीज़ा पासपोर्ट की भी सर्विसेज, क्योंकि ऐसे तो बाहर घूमने कैसे जाएंगे, तो वो सर्विसेज भी कंपनी प्रोवाइड करती है साइड बाई साइड। सो मेनली बेसिकली काम कंपनी का क्या है, पैकेज टूर, टिकटिंग वगैरह करना, एयर टिकट और होटल बुकिंग, इस टाइप से। और कंपनी काफ़ी पुरानी है, लगभग 96 की कंपनी है। वैसे देखा जाए तो कंपनी 1990 की है, जो कि बाद में इन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम में कन्वर्ट कर लिया 96 में खुद को। और बाद में अभी 2024 के अंदर में खुद को कन्वर्ट कर लिया पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, क्योंकि जब तक आप शेयर बाजार में नहीं आ सकते तब जब तक कि आपका जो है पब्लिक लिमिटेड आपका कंपनी नहीं है। अब नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कि कंपनी यहाँ पर क्या करना चाहती है, तो लगभग 12 करोड़ रुपए कंपनी उठाना चाह रही है और खुद की जो वैल्यू लगा रही है दैट इज अराउंड 44 करोड़ रुपीज। सो ठीक ठाक वैल्यू लगा रही है कंपनी। कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं, पारेख वगैरह सब, ये जैसे देवेंद्र भारत पारेख, खुराना पारेख, राइट, तो ये 86% इनके पास में, प्रमोटर्स के पास में आईपीओ से पहले शेयर होल्डिंग थी। आईपीओ के बाद 62%, 63% रह जाने वाली, जो ये ठीक ठाक है। इस कंपनी की जो साइज है उसको लेकर के, उसके हिसाब से ठीक ठाक है। नेक्स्ट अगर देख लेते कंपनी के जो, इनको अब पैसे उठाने की क्यों जरूरत पड़ी, तो बेसिक रीजन है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो कि सबसे सबसे बेसिक यही रहता है सभी का। चाहे जिसके पास में कोई, जिस कंपनी के पास में कोई ऑप्शन नहीं होता कि क्यों पैसे उठा रहे हो, तो एक ही चीज, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट अगर आप देख लेते हैं कि जो कंपनी की आरएचपी है उसके वो क्या चीज़ें बोलती है, किस तरीके से वहाँ पे नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं एक बार। तो ओके, सो अब जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सबसे मेन जो कर्ता धर्ता है वो दो हैं, देवेंद्र पारेख, भारत पारेख एंड करुणा पारेख। दूसरा, कंपनी के ऊपर में आज के दिन कोई लिटिगेशंस वगैरह, जो क्रिमिनल लिटिगेशंस होते हैं कंपनी के ऊपर में, कंपनी प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स, वो कुछ खास नहीं है। टैक्स प्रोसीडिंग से रिलेटेड कंपनी के ऊपर में यहाँ पर केसेस दिख रहे हैं जिनमें टैक्स का नुकसान हो सकता है। जो ग्रुप कंपनियां हैं कंपनी की, वहां पर 20 करोड़ रुपए तक का नुकसान होने के चांसेस दिख रहे हैं। बाकी कंपनी के ऊपर में कुछ खास यहाँ पे लिटिगेशन नहीं। कंपनी के पास में आज के दिन 58 एम्प्लॉइज जो हैं वो काम कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर में। ध्यान रखिएगा, कंपनी के पास में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। कंपनी काफ़ी पुरानी है, 96 की कंपनी है, जबकि कंपनी के नाम पर कुछ भी नहीं है। देख लो कब की बनी हुई है, 1990 की। तब सोचो ज़मीनों के, ऑफिसेज के भाव क्या थे इनके। इसके बाद तो 4-5 प्रॉपर्टियाँ, 5-7 प्रॉपर्टियाँ होनी चाहिए, अलग अलग ऑफिसेज होने चाहिए, वो भी खुद के ओन्ड होने चाहिए। इस तरीके से एक भी प्रॉपर्टी कंपनी के पास में ओन्ड नहीं है। तो अब देख के चल लो कि कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं वो कंपनी के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं, खुद के बारे में ही सोच रहे हैं। नेक्स्ट अगर कंपनी का यहाँ पर और चीज़ों के ऊपर हम नज़र डालते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर हम नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर कंपनी बैलेंस शीट की साइज़ है 24 करोड़ रुपए की। और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो पैसा है उसमें 15 करोड़ रुपये जो है वो इन्वेस्टर्स का पैसा है। उसके अलावा जितना भी पैसा है वो उधारी का पैसा है। पॉइंट की बात ये है कि वो जो इन्वेस्टर्स का पैसा, जो अब तक इन्वेस्टर्स थे उनका पैसा है 14 करोड़। अब जब हम ऐड होने वाले हैं तो फिर हमारा पैसा भी ऐड नहीं हुआ है बीच में, आईपीओ के बाद ऐड होगा। तो यहाँ पर जो अब तक की जो साइज है उसके अकॉर्डिंग पैसा कहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो 13 करोड़ रुपए हैं वो तो सीधे के सीधे ट्रेड रिसीवेबल में लगे हुए हैं, कि हमने सर्विसेज तो दे दी, पैकेज बेच दिए, टिकटें काट दी, सब कुछ कर दिया, बट उसके बावजूद भी हमारा जो पैसा है वो ट्रेड रिसीवेबल्स में अटका हुआ है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? मेनली जो कंपनी काम करती है वो एज ए फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर में काम कर रही है आज के दिन। अगर देखा जाए तो कंपनी का, जैसे आप लोग अगर पढ़ते हैं कंपनी के बारे में यहाँ पर, तो कंपनी एक फ्रेंचाइजी है। किसकी फ्रेंचाइजी है? अगर कंपनी के हम वेबसाइट के ऊपर देखें तो लुफ्तांसा सिटी सेंटर नाम से एक कंपनी है, जो कि ये जो जो
ये ट्रेवलिंग जो सर्विसेज होते हैं, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ ट्रेवल स्पेशलिस्ट, इनको फ्रेंचाइजी देती है अपनी लुफ्थांसा सिटी सेंटर। तो इसकी फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर में ऑफिस खोल रखा है इन्होंने ट्रेवल्स एंड रेंटल्स वालों ने, राइट। तो कोई दूसरी कंपनी है उसकी फ्रेंचाइजी इन्होंने ले रखी है, जिसके बेसिस के ऊपर ये अपनी टिकटें काटते हैं लोगों की। अब यहाँ पे कंपनी काफ़ी पुरानी है, तो कंपनी के जो लोग हैं उनके पास में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बस नाम से कंपनी पुरानी है। कंपनी ने जो लोगो, जो ये ब्रांड नेम है ट्रेवल्स एंड रेंटल्स, ये काफ़ी टाइम से, ये वेबसाइट जो है, अगर हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर, तो 2001 में भी इसके स्नैपशॉट्स देखने को मिलते हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट के। मतलब वेबसाइट काफ़ी पुरानी है और यही लोग मैनेज कर रहे थे, जो पारेख लोग हैं यही लोग मैनेज कर रहे थे इस वेबसाइट को, इस डोमेन नेम को 2001 से। सो जब इंटरनेट की इतना कुछ ज़्यादा था भी नहीं, तब भी ये इस वेबसाइट को डोमेन नेम इन्होंने खरीद के रखा हुआ है। सो बट ये बस फ़र्क मेरे को इतना सा दिख रहा है कि इन्होंने कंपनी के अंदर में जो चीज़ें हैं कंपनी को बढ़ावा नहीं दिया, खुद को अर्निंग को बढ़ावा दिया हुआ है। अब यहाँ पे कंपनी के काफ़ी पुरानी चीज़ को नाम का इस्तेमाल करते हुए कंपनी के नाम पे पैसे उठाने का ट्राई कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। नेक्स्ट अगर आप देख लेते हैं कि कंपनी जो बैलेंस शीट के मुकाबले और चीज़ों को अगर डिस्कशन करते हैं हम लोग, तो कंपनी का 13 करोड़ रुपए तो कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स में फंसे हुए हैं। नेक्स्ट जो कंपनी पैसा फंसा हुआ है 6.25 करोड़ रुपए, दैट इज अंडर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, की ऑलरेडी हम एडवांस दिए हुए हैं। एडवांस किसको दिया हुआ है? तो बेसिकली यहाँ पर नाम जो सामने आ रहा है वो आ रहा है ट्रेड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का। जैसे कि यहाँ पे देखने पड़ा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो दिस वन इज एडवांस टू रिलेटेड पार्टीज, राइट। तो यहाँ पे अगेन पैसा कहाँ है? इन्हीं के पास में है। पैसा कहाँ पे है? जो इस साल जो अचानक से ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गए वो कहाँ से आया? पिछले साल तो 7 करोड़ थे, इस साल 13 करोड़ कैसे हो गए? सीधे ही 14 करोड़ के आसपास में पहुंच गया, कैसे आया? जबकि आपका प्रॉफिट्स जो है, नेट प्रॉफिट्स जो है वो भी बढ़ने चाहिए। अगर नेट प्रॉफिट्स 5 करोड़ बढ़ रहे हैं, फिर आपके ट्रेड रिसीवेबल्स 2 करोड़ रह रहे हैं, समझ में आता है कि 3 करोड़ रुपए खाते में आ गए, कैश आ गया कमाई का, राइट, उससे काम चल जाएगा। बट आपके नेट प्रॉफिट्स हो रहे हैं 2 करोड़ रुपए, ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब आपका बकाया रह रहा है 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, वो तो चीज़ बड़ी ही खराब हो जाती है। और साथ में आपका एक साइड से ट्रेड अपनी रिलेटेड पार्टीज है उनको एडवांस पैसा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ से आपका ट्रेड रिसीवेबल्स और टिकटिंग का रेवेन्यू बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे अंदाजे लगाए जा सकते हैं, जो कि जो तरीके होते हैं जिनके अंदाजा लगाए जा रहे हैं वो तरीके बड़े गलत माने जाते हैं मार्केट में। इस तरीकों को, ऐसे टाइप के जो तरीके होते हैं उनको, तो आई होप ऐसे तरीके नहीं यहाँ पर यूज हो रहे हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर आप लोग देखते हैं 1996 की बनी हुई कंपनी है, राइट। वेबसाइट यूज़ करें 2001 से, जो कि फर्स्ट इनका स्नैपशॉट अगर इंटरनेट आर्काइव में हम लोग देखते हैं तो तब वहाँ तब तक का मिल रहा है हमको पास्ट रिकॉर्ड। अब यहाँ पे अगर देख के चलते हैं तो 2022 तक इनका जो रेवेन्यू था वो 2 करोड़ 90 लाख रुपए था। अब तुम सोच के देखो कि टिकटें काट रहे हो आप, पैकेज बेच रहे हो, तो आप सिर्फ 2 करोड़ 90 लाख रुपए 2022 को पैकेज काट रहे थे, और फिर 2023 में सीधा ही आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो गया 6 करोड़, फिर 2024 में आपका रेवेन्यू हो गया 8 करोड़। बट द प्रॉब्लम इज कि इतनी पूरी बड़ी कंपनी का रेवेन्यू अचानक से जंप लेना शुरू करता 2022 में। सोच के देखो 20 साल बाद कंपनी का, 20-25 साल बाद में कंपनी का रेवेन्यू अचानक से जंप लेना स्टार्ट कर देता है। हाउ इज दैट पॉसिबल, राइट? वो भी आईपीओ में। अब एक मेरे को तो पर्टिकुलर रीजन लग रहा है कि ये कंपनी का नाम यूज करते हुए सिर्फ स्टॉक मार्केट से पैसे उठाना ट्राई कर रहे हैं, या फिर इनको फोकस जो है कंपनी की साइड अब गया है कि अब कंपनी को बनाएंगे और बड़ा करेंगे। अब तक खुद के लिए कर रहे थे, अब कंपनी के नाम पे सब कुछ करेंगे, राइट, और कंपनी को बड़ा करेंगे खुद को। कंपनी के प्रॉफिट्स तो ठीक ठाक बन रहे हैं, बट अगेन ट्रेड रिसीवेबल्स अच्छे खासे रह रहे हैं। तो अब यहाँ पर कंफर्मेशन ये थोड़ा सा पुख्ता नहीं हो पा रहा है कि ये रियल है कि फेक है। सो रियल और फेक में यहाँ पे मेरे को बहुत बड़ा डाउट लग रहा है। दूसरा, कंपनी की बोरोइंग्स जो है वो 4 करोड़ के आसपास में है आज के दिन। रिजर्व्स एंड सरप्लसेस बढ़ते जा रहे हैं, एवरीथिंग इज गुड बिसाइड दैट, बट मेरे को थोड़ा सा कंपनी की जो क्या बोलते हैं एथिकल जो व्यूज होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उनके ऊपर में काफ़ी ज़्यादा डाउट हो रहा है। नेक्स्ट अब एक बार थोड़ा सा हम लोग कंपेयर करके देख लेते हैं पी और पीबी रेशियो के साथ में। तो यहाँ पर 14 कितना नेटवर्थ है, कंपनी की जो वैल्यू लगाई जा रही है वो है 44 करोड़ की। सो कंपनी छोटी है काफ़ी, 3 करोड़ रुपए कमा रही है 44 करोड़ वाली कंपनी। सो यहाँ पे लगभग कितना मान के चलो
15 15 16 का पी रेशियो निकल के आता है, जिसका अगर कंपेयर करते हैं सालिनी टूर्स एंड ट्रेवल्स का तो इसका 40 का है, और इंटरनेशनल ट्रेवल हाउसेस का 23 का है। एक महासागर ट्रेवल्स है, इसका है ही नहीं। दूसरा हम लोग इसका पीबी रेशियो अगर चेक करते हैं तो नेटवर्थ है 15 करोड़ और पैसे उठा रही है लगभग 12 करोड़। सो 12 प्लस 15 कितने हो गए 27, 25 करोड़ के आसपास में मान के चले थे। खर्चा वर्चा निकालने के बाद कंपनी के पास में बच जाएगा। 25, और उस हिसाब से कंपनी का लगता है 1.7 के आसपास का पीबी रेशियो निकल के आ रहा है। और यहाँ पर इसका भी है 1.7, इसका है 3.78। सो कंपनी जो वैल्यू लगा रही है, कमाई कर रही है वो भी ठीक है, और वैल्यू लगा रही है वो भी ठीक लेके आई है। बट अगेन द पॉइंट इज द सेम कि थोड़े से इफ्स एंड बट्स कंपनी की रिसर्च में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर में जो भरोसा होता है वो नहीं बन पा रहा है। और उस भरोसा ना बन पाने की वजह से, सिर्फ पर्टिकुलर उसी रीज़न की वजह से मुझे लग रहा है कि इसमें फ्यूचर के अंदर में लॉन्ग टर्म जो गेम है वो थोड़े से डाउटफुल रह सकते हैं। शॉर्ट टर्म के हिसाब से जिस हिसाब से पी और पीबी रेशियो उस हिसाब से थोड़ी बहुत कमाई का मौका भी देखने को मिल सकता है। कंपनी छोटी है तो कंपनी में उस टाइप से मैनिपुलेशन भी होने के चांसेस दिख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में ठीक लग रही है। अगर आपको जीएमपी रेशियो, मेरी जो फाइनल राय बन रही है वो इस तरीके से बन रही है कि जीएमपी रेशियो अगर आपका 70% अबाउ रहता है तो शॉर्ट टर्म के अंदर में लिस्टिंग गेन और शॉर्ट टर्म गेन्स का फ़ायदा उठाया जा सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी थोड़ा सा और रिसर्च करना पड़ेगा। आने वाले डेटा जो आने वाले हैं, कंपनी जो जारी करने वाली है उनको, फिर उसके बाद में लॉन्ग टर्म का गेम का समझ सकते हैं। बिकॉज कंपनी के पास में एसेट वाइज कुछ भी नहीं है, सब कुछ किराए पे है, तो थोड़ा भरोसा बन पाना थोड़ा मुश्किल। वो भी इतनी पुरानी कंपनी के ऊपर में ऐसा होता है तो फिर कैसे बन पाएगा भरोसा। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं एक नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।